जो तेरा यहाँ ध्यान न होता तो आज दुनिया में तेरा सम्मान न होता, धर्माधर्म का तुझे कुछ ज्ञान न होता, भारत में आज इतना तो विद्वान न होता। तेरे लिए दुनिया में एक इंसान भीम था, छाती से लगाया तुझे दयावान भीम था, सब रास्ते पर गया विद्वान भीम था, तू मान या न मान वो भगवान भीम था, वो भगवान भीम था, भगवान भीम था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आप लोगों के लिए सभी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप लोगों को मेरा जय भीम जय मंगल। साथियों, अभी हमारे बीच में माननीय राधे श्याम बेला जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, वो अपने विचार रख रहे थे। और चूंकि समय का ध्यान रखते हुए अभी हमारे काफी लोग जो है आ रहे थे, तो वो जो है जाम में फंसे हुए थे प्रयागराज में, तो उनका भी थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसी बीच में हमारे मंडल प्रभारी माननीय विजय प्रताप भारती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। माननीय विजय प्रताप भारती। धन्यवाद। आज के मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय, मंचासीन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मानव रामकृष्ण साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आयुष्मती निशा मिश्रा जी, और यहाँ पर दूर दूर से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की तरफ से यह जो सभा का आयोजन किया गया है, और आपके इस विधानसभा में अजय राजपूत जी जो आपके बीच प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो तमाम पार्टी के लोग आपके बीच आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। और अगर देखा जाए तो आजादी के लगभग 70-72 साल हो गए, लेकिन इस 70-72 साल में जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिस प्रस्तावना में कहा गया कि हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ये जो संविधान की पहली ही प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के आधार पर इस देश में समाज का निर्माण करने की जिम्मेदारी इस देश में न्यायपालिका की थी, इस देश में कार्यपालिका की थी, इस देश में विधायिका की थी, इस देश की मीडिया में थी। लेकिन इस लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, इन 4 पिलर पर दिखाई देता है कि संविधान को अमल करने की बजाय ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। इनका जो व्यवहार है वो संविधान के विरोध में दिखाई दे रहा है। उसका परिणाम ये है कि आज इस देश के अंदर चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे वो रोजी रोजगार का सवाल हो, ये तमाम जो सवाल है वो हमारे ये दिन बड़ी समस्या बढ़ती चली जा रही है। और इस देश में जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनके ऊपर लगातार ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। और चंद जो कुछ लोग हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो लगातार बढ़ रही है। पूंजी का संचय करने का विशेष विकास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, बल्कि जिनको इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज व राष्ट्र निर्माण करने की जिम्मेदारी लगाई गई थी, उन लोगों ने संविधान के विरोध में कार्य किया। इस वजह से संविधान में जिसको सेफ गार्ड मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, वो सारे अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए साथियों, अभी आपके पास वोट का अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है, और ये जो अधिकार है ये ऐसे ही नहीं मिला। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी, त्याग बलिदान समर्पण दिया। उसके वजह से हमें शिक्षा का अधिकार मिला और बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले। लेकिन आज इस देश में पिछले केंद्र में रहने वाली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की बीजेपी की सरकार रही हो, हमारे लोगों ने भी सोचा हम लोग भी पार्टी बनाते हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जिसको आपने अपना समर्थन खड़ा किया, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कहा गया हो, पूरे देश में जो राज्य में प्रस्तावित पार्टियां हैं, आपने उनको देखा कि इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ने की बजाय जो लोग हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, उनसे ही समझौता करके हमारे वोटों का सौदा कर रहे हैं, हमारे वोटों का सौदा कर रहे हैं। अभी आपने खबरों में पढ़ा कि बहुजन समाज पार्टी के
कुछ लोगों ने 50 सीटों का केवल 300 करोड़ में जो है अपनी सीटें बेच दी, आपके वोटों को बेच दिया, आपके वोटों का सौदा कर रहे हैं। क्यों? उनको केवल कुर्सी से मतलब है, आपकी शिक्षा से मतलब नहीं है, आपके रोजगार से मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से मतलब नहीं है, उनके साथ जुल्म। वो तो ये कहते हैं कि इनके ऊपर जितना ज्यादा जुल्म होगा उतना ही हमारे पास है। यानी आपके ऊपर जुल्म बढ़ेंगे तो आप उनके पास जाएंगे, वैसा सोचते हैं, इसलिए वो आपके जुल्म के खिलाफ। तो इसलिए आपके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय वो कोई भी सड़क पर आकर आंदोलन नहीं कर रहा। तो साथियों, आज की अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में तथागत बुद्ध ने परिवर्तन किया। तो आपने देखा होगा कि बुद्ध के पास राजा आते। राजा क्यों आते थे? क्योंकि बुद्ध ने समाज में जागृति पैदा करके समाज को संगठित किया, और संगठित करके जो राजा बनाने वाले लोग थे उनकी ताकत इकट्ठा की, तो राजा भी उनको सुनने के लिए आते। यानी अगर आप इस देश में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं वो समाज में मजबूत करनी होगी, समाज की ताकत बनानी होगी, और इतनी बड़ी ताकत बनानी होगी जो कि जब चाहे जिसको चाहे वो सत्ता पर बैठा सके, और जब चाहे अगर वो संविधान के विरोध में काम करे, लोगों के अधिकारों के विरोध में काम करे, तो उनको उतारने की भी ताकत रखती हो। ऐसी ताकत आपको निर्माण करनी हो, ऐसी ताकत निर्माण करनी होगी। ये ताकत निर्माण करने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जो ताकत देश में निर्माण होगी, आने वाले समय में इस देश में वो परिवर्तन करने का काम किया जाए। अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, चुनाव का समय चल रहा है, लोग आपके पास आते हैं, आपके वोटों का सौदा करते हैं और कहते हैं 500 रुपए ले लो और अपना वोट हमको दे दो। चिकन मटन बांटते हैं और कहते हैं अपना वोट दे दो। तो साथियों, एक कहानी बताकर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। ऐसे एक नेताजी थे, गांव में आए और कहे, बुजुर्ग आदमी थे, बोले चाचा जी ये 500 रुपया ले लीजिए और हमको आप अपना वोट दे दीजिएगा। तो चाचा जी काफी चुनाव देख चुके थे, विकास के बहुत सारे बातें सुनते सुनते विकास तो हो नहीं रहा। तो उन्होंने चाचा जी ने केवल उस नेताजी से सवाल किया कि नेताजी ये 500 रुपया अपने पास रखिए, मेरा एक काम करें। क्या काम कर दीजिए कि मुझे एक गधे की जरूरत है और मुझे एक गधा लाकर दे। तो नेताजी गधा खरीदने के लिए गए। तो गधा खरीदने के लिए जब गए तो गधे वाले जो बेचने वाले लोग थे उनसे पूछा गधा कितने का है? तो किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000, किसी ने कहा 22,000। तो फिर वो नेताजी वापस आए और चाचा जी से कहते, चाचा जी ये 500 रुपया ले लीजिए और आप अपना वोट दे दीजिएगा। तो चाचा जी ने कहा, अरे मेरे गधे का क्या हुआ? तो नेताजी ने कहा, अरे चाचा जी वो गधा तो 20,000 से कम नहीं दे रहा। तो चाचा जी ने कहा कि क्या तुम मुझको गधे से भी कम समझ रहे हो जो मैं तुमको 500 रुपए में अपना वोट दे दूं? क्या मेरी औकात इन जानवरों से भी कम है? तो कहने का मतलब साथियों ये है कि ये 500 रुपए देते हैं। ये 500 रुपया कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का 500 रुपया, एक साल में कितना होता है? 100 रुपया। एक साल का 100 रुपया, और उसको एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर उसको एक दिन में डिवाइड किया जाए तो एक दिन में कितना आता है? 25 से 27 पैसे। यानी आप जरा सोचिए कि आपके जो वोटों की कीमत है वो 25 पैसे के लेवल पे कर दिया है। आप जब बाहर जाते हो तो भिखारी भी आजकल 5 रुपए 10 रुपए से कम नहीं है। भिखारी भी तो छोड़ो, आप बस में ट्रेनों में सफर करते हो, किन्नर आते हैं जिसको आप किन्नर बोलते हो, वो किन्नर भी 10 रुपए से कम नहीं देता। और आपके हमारे जो औकात क्या लगाई है? भिखारी, किन्नर और जानवरों से भी। तो साथियों, ये इस देश में 70-75 साल से जो हो रहे हैं, अगर इसको बदलना है तो आपको राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ताकत को मजबूत करना होगा, राष्ट्रीय बहुजन मुक्ति पार्टी की ताकत को मजबूत करना होगा, बावन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। और इस देश में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा मजबूत होगा तो इस देश में लोकतंत्र के जो 4 पिलर है उनको भी मजबूत करने का काम किया जाएगा। वो ताकत आप अपने वोटों के माध्यम से, क्योंकि ये केवल आपका वोट नहीं है, इस देश में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस वोट के रूप में आपका ये समर्थन है। और इस देश में ये समर्थन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। और उसको बढ़ाने के लिए
आप कर्म और धन के साथ साथ सहयोग करेंगे और हमारे समाज के जो विद्यार्थी है, जो युवा है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, जो इस देश में बदलाव चाहती है, बदलाव करने के लिए कोई भी आगे आने वाला नहीं है। आपको आगे आना होगा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना होगा और इस आंदोलन को मजबूत करना होगा। बस इतनी ही बातें कहते हुए इस अपील के साथ कि आप लोग इस विधानसभा में अजय राजपूत जी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनको अपना खुद वोट देंगे और इसके साथ साथ आपके जो रिश्तेदार है, नातेदार है, जो भी संपर्क में है, उनको इस आंदोलन की बातें बताकर समझाकर उस हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और उनको अपना वोट समर्थन देंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय मुंडा। साथियों, अभी हमारे मंडल प्रभारी जी का बहुत ही तेज तर्रार स्पीच आप लोगों ने सुना। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और कुछ नारे भी बीच बीच लगाते हैं जिससे आप लोगों का जोश जो है बरकरार रहे। बोल 85, बोल 85, बोल 85। माननीय बामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हाथ उठा करके। माननीय बामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय निशा मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में माननीय निशा मेश्राम जी उपस्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साहब के कंधे से कंधा मिलाकर के 24 घंटे जो है परिवर्तन का कार्य कर रही है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। माननीय निशा मेश्राम। धन्यवाद संचालक महोदय। बोल 85, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब जानते हो कि वोट हमारा है और राज किसी और का है तो चलने क्यों दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? हमारे माननीय काशीराम जी ने कहा था ना कि तिलक तराजू और तलवार वोट न मांगे उसके द्वार। जब उन्होंने हमें कहा और हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो सत्ताधारी है, जो ताकतवर लोग हैं, उनको हम अपना वोट देते हैं और वोट देकर उनको और ताकतवर बना रहे हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमारी जो समस्या है, जो हमारी समस्या है, उसका समाधान कौन करेगा? जिसकी समस्या है वही अपनी समस्या का हल करेगा ना। जिसकी समस्या है उसका हल कौन करेगा? हमें ही करना है। जो हमारी समस्या है तो समाधान अटल बिहारी वाजपेयी नहीं करने वाला है ना। जब समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही निकालना है। वर्तमान सरकार घटिया है, उसका समाधान घटिया है और इसके कारण हम लोग यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो घटक दल है बहुजन मुक्ति पार्टी, उनके जो प्रत्याशी है अजय राजपूत जी, उनका हम प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। ये आपके भाई है, आपके पहचान के हैं, उनको मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपकी क्या समस्या है, उनको जानकारी है। इसीलिए वोट किसको देना है? किसको देना है? अजय राजपूत को वोट दीजिएगा और भारी वोटों से दीजिएगा। झोला भर भर के वोट दीजिएगा और एक भी घर में एक भी ऐसा इंसान न रहे जिसने वोट न दिया हो। उनको सभी को घर से बाहर निकालकर बूथ पर लेकर जाकर उनसे वोट पाने का काम आप सभी का होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है, हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन मेरी प्यारी भोली भाली बहनों ने अपने घर की दीवारों पर क्या लिख दिया? लाभ शुभ
लाभ शुभ लिखने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। आप लोगों को कहना चाहती हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही संघर्ष किया, अपनी खूबसूरत पत्नी का बलिदान दिया, अपने चार बच्चों का बलिदान दिया। उसके बाद हम सब लोगों को, हम भारतीयों को, जिनको बोलने का अधिकार, जिसको चलने का अधिकार नहीं था, उसको राजा बनने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। पार्लियामेंट में संविधान लिखकर, पार्लियामेंट में संविधान देकर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे तो आचार्य कृपलानी जी ने देखा कि बाबा साहब बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तो आचार्य कृपलानी ने कहा, अरे बाबा साहब क्या बात है, आप इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, आचार्य कृपलानी जी, आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। क्या करके आया हूँ? रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। यहाँ पर बैठा हुआ पुरुष वर्ग और महिलाओं को मालूम है नसबंदी क्या होती है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, आज से पहले रानी के पेट से पैदा होने वाला लड़का लूला होगा, लंगड़ा होगा, कूड़ा होगा, कबड़ा होगा, अंधा होगा, जो होता था वो राजा बनता था। लेकिन आज के बाद कोई भी लड़का या लड़की वो रानी यानी राजा बन सकता है। इतना बड़ा अधिकार हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, राजा बनने का अधिकार दिया बाबा साहब आम्बेडकर ने। और हमारे लोग क्या समझते हैं, ईवीएम में जाकर, बूथ पर जाकर, ईवीएम में जाकर बटन दबाना ही अधिकार है। सिर्फ बटन दबाना अधिकार नहीं है, हमें राजपूत जी को, अजय राजपूत को विधानसभा में भेजना होगा। हमें राजा बनाने का अधिकार दिया है। आप लोगों के माध्यम से, आपके घर से, आपके गांव से, आपके राज्य से राजा बन सकता है। कल मैं एक टीवी पर देख रही थी, उत्तर प्रदेश के हाल के योगी जी इंटरव्यू दे रहे थे। तो जो इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार था उसने पूछा कि योगी जी, शिक्षकों की जो भर्ती क्यों कम हो रही है, क्यों इतने सारे शिक्षक हैं फिर भी क्यों भर्ती नहीं कर रहे हो? तो बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी काबिल लोग नहीं है। कौन नहीं है? काबिल नहीं है। इतने सारे पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश के 33 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक भी आदमी काबिल नहीं है। मुझे खुद को उत्तराखंड से आकर सीएम बनना, 23 करोड़ जनता में से कोई भी काबिल नहीं है। मुझे खुद को उत्तर प्रदेश में आकर, उत्तराखंड से आकर सीएम बनाते हैं भाजपा वाले। आप लोग सोचो, आप यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर पढ़ा हुआ वर्ग है, क्या इसमें से कोई भी काबिल नहीं है? काबिल नहीं है तुम लोग क्या? काबिल हो ना तो अपनी काबिलियत को दिखाओ, नहीं तो ये मोदी और योगी आप लोगों को जीने नहीं देंगे। चीन के लोगों ने जब गलत मटन खाया था तो पूरे विश्व में वायरस फैल गया था कोरोना का। इस बार अगर आप लोगों ने गलत बटन दबा दिया बीजेपी का तो पूरे ये उत्तर प्रदेश के अंदर गलत वायरस फैल जाएगा और आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए मौका है, दस्तूर भी है, आप लोगों को बीजेपी को रोकना होगा, बीजेपी को रोकना होगा, नहीं तो ये लोग हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार करेंगे। आप सभी जानते हो ना हाथरस की घटना, उस बच्ची के साथ में क्या हुआ था? 4 दरिंदों ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद उसकी जीभ भी काट दी, क्योंकि उनको इतिहास मालूम है। आज 14 फरवरी है, आप लोगों को याद दिला दूं, फुलन देवी थी एक
आप सभी लोगों ने नाम जाना होगा फूलन देवी का। उन फूलन देवी ने आज ही की दिन 22 ठाकुरों को एक कतार में खड़ा कर दिया था और ढूंढ दिया था, अपना बदला लिया था स्वयं के साथ बलात्कार जो हुआ था उसका। तो उसको दरिंदों को मालूम है, ठाकुरों को, कहीं ये इतिहास दोहराया ना जाए, कहीं हमारे साथ में कहीं हमारे लौंडों को भी एक कतार में खड़ा कर देगा और ये कहीं मनीषा वाल्मीकि हमको भी कहीं ढूंढ न दे। इसीलिए उन लोगों ने उस बच्ची को मार दिया था, जंगल में जाकर जला दिया था। और पूरा का पूरा प्रशासन, योगी प्रशासन उन 4 लौंडों को बचाने के लिए लग गया था, लेकिन वाल्मीकि के साथ में कोई भी खड़ा नहीं रहा था। आपको आज का दिन 14 फरवरी का दिन याद दिला दूं। आज से 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले पुलवामा कांड याद है ना? पुलवामा में 350 पेजी आरडीएक्स मिला था और आरडीएक्स के मन पे हमारे जवानों को उड़ा दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने आज तक वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और हमारे जवानों जो विधवा हो गई है महिलाएं, उनको आज तक उनके पति के मरने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आज तक नहीं मिली है। हमारी महिलाओं के साथ में जो मोदी सरकार जो तक कर रही है उसको हमको रोकना पड़ेगा। मोदी जी क्या कहते हैं, जब चुनाव आता है तो क्या कहते हैं, भाइयों तथा बहनों, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, ओबीसी हूँ। और ओबीसी कहकर हम लोग अपना भाई समझते हैं। चाय बेचने वाला हूँ, इसलिए हम लोग अपना भाई समझकर उसको वोट देते हैं। मोदी जी आते हैं और कहते हैं 15-15 लाख रुपया दूंगा। कितने लोगों को 15 लाख रुपया आया भाई? किसी को 15 लाख आया? किसी को 15 लाख रुपया नहीं आया, क्योंकि उनके घोषणा पत्र जो हमको दिया था, वो घोषणा पत्र किसी भी उसके अंदर हमको हमारा घोषणा पत्र दीजिए तो देखिए, ये हमारा घोषणा पत्र है। अजय राजपूत जी जो है, उन्होंने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी जिस दिन सत्ता पर आएगी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी। ये पीछे देखिए, पीछे पूरे के पूरे 50 मुद्दे लिखे हुए हैं। हमारी सरकार आएगी, ये सारे के सारे वादे हम पूरे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा क्या आपको इस तरह से 100 रुपए के स्टैम्प पेपर लिख कर दे रहे हैं? हाँ या नाटक कहो? नहीं, क्योंकि वो एक बाप की औलादे नहीं है। हम लोग, हमारे लोग एक बाप की औलाद है और हम लोग आपको लिख कर दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सत्ता पर आएंगे, धोखा नहीं करेंगे। जो धोखा करता है वो स्टैम्प पेपर पर लिखकर नहीं देता है। हमारे अजय राजपूत जी जिस दिन सत्ता पर आएंगे और हमारी पार्टी जिस दिन पूर्ण बहुमत से आएगी, हम लोग आपको जो लिखित वादे हैं वो पूरा करेंगे। हम लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। महिलाओं के साथ में जो अन्याय होता है, जिस बलात्कार होता है, किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, तो पंचायती स्तर पर पुलिस थाना होगा और वो पुलिस थाना में आधी रात को भी जाकर एफआईआर लिखवा सकती है। और एक घर की महिला, उसको 11,000 रुपया दिया जाएगा, उसका घर का खर्च निकाल सके, इसीलिए महिलाओं को 11,000 रुपया दिया जाएगा। और उस घर की महिला, उस घर की जो प्रमुख होगी, उस महिला को 11,000 रुपया दिया जाएगा और उसके घर के किसी एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। उस नौकरी से उनका परिवार चल सके। आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हमारी महिलाएं यहाँ पर अस्पताल न होने के कारण, पीएचसी न होने के कारण, हमारी महिलाएं हॉस्पिटल जाते जाते बीच रास्ते में उसका प्रसूति हो जाता है और कई बार
महिला की जान खतरे में आ जाती है, कई महिलाएं मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं। इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त में प्रस्तुति करवाएगी और 1 लाख रुपया उनको सहायता दी जाएगी, मेडिकल सहायता दिया जाएगा। हमारी सरकार आने से महिलाओं के साथ में जो अन्याय होता है उसको रोका जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित है उन लोगों ने किसानों के बारे में सुना होगा, क्योंकि आप सभी लोग किसान लोग हैं। भारत के अंदर आपने 1 साल पहले देखा होगा, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारे किसान लोगों ने आंदोलन किया था और 750 किसान मर गए थे, उनकी हत्या हो गई थी। लेकिन मोदी जी और कभी उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जैसे ही चुनाव आया उन्होंने कहा हम लोग ये तीनों के तीनों कानून वापस ले रहे हैं। कानून तो वापस ले लिया लेकिन एमएसपी अभी तक खत्म नहीं किया है। तो हमारी लागू नहीं किया, एमएसपी अभी तक लागू नहीं किया है। तो हमारी सरकार आएगी, एमएसपी लागू करेगी। हमारी सरकार आएगी, एमएसपी लागू करेगी। आप लोगों को मालूम है लखीमपुर खीरी में किसान शांति से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे ना, लेकिन आशीष मिश्रा ने पीछे से आकर हमारे किसानों पर गाड़ी चला दिया था। 11 किसान मर गए थे। अभी भी आशीष मिश्रा को बेल हो गई है, वो छूट गया है। लेकिन इसकी जगह पर कोई मुस्लिम होता तो उसको जेल हो गई होती, उसको फांसी की सजा हुई होती। अभी एक ब्राह्मण है इसीलिए उसको बेल मिल गया है। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, किसानों ने अपना बदला ले लिया है। जब मोदी जी पंजाब जा रहे थे तो किसान लोग झंडे लेके खड़े थे रोड पर और उन्होंने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नारा लगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मोदी ने सुना जिंदा भाग जिंदा भाग। क्या मोदी ने सुना? जिंदा भाग जिंदा भाग। इसलिए मोदी जी भी अपनी जान को खतरा है ऐसा कहके भाग निकले। अरे मोदी जी, आपकी मीडिया तो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, तो मोदी जी को भागने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? लेकिन देश अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप सभी को किसानों को कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो क्योंकि रात को खेती की रक्षा करनी पड़ती है। सांडों से आप लोगों को अपने खेतों की रक्षा करनी पड़ती है पूरी रात, और तुम्हारा परिवार पूरा खेतों में लग जाता है। पूरे इतने सारे सांडों को भगाने की बदले एक भगवाधारी सांड को भगा दो उत्तर प्रदेश से। एक भगवाधारी सांड को भगा दो उत्तर प्रदेश से, सारी समस्या हल हो जाएगी। आप सभी लोगों ने शांतिपूर्ण मुझे सुना, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और एक नारा लगाती हूँ, सस्ती दारू महंगा तेल। वारे मोदी योगी, तेरा खेल अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आयुष्मती निशा मिश्रा जी को आप लोगों ने सुना, और समय का ध्यान रखते हुए मैं अब सीधे जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्राह्मण मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों को संबोधित करें। आप लोग पूरी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथियों, आज हम लोग अजय राजपूत बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से 193 अमृतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।
उनका प्रचार करने आज की ये सभा आयोजित की गई। इस सभा में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, आप लोगों ने इस प्रचार सभा में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ऐसा नाम सुना। एक पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा गठबंधन उतरा हुआ है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक दल का नाम नहीं, ये गठबंधन का नाम। इसलिए इस गठबंधन के संदर्भ में बात समझ में आ जाए, इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देश में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसका नाम सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया गया है। उस गठबंधन का नाम यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये नाम। तो ये जो विधायक जी का चुनाव लड़ने वाले हमारे अजय राजपूत जी है, वो आ रहे हैं। उनके स्वागत में आप आइए। तो मैं आपको गठबंधन क्या होता है उस संबंध में समझा रहा। सोनिया गांधी ने जो यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसकी चेयरपर्सन है। उसमें 21-22 दल के लोग देश भर के काम कर रहे हैं। दूसरा गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अटल बिहारी और आडवाणी ने बनाया। आज एनडीए की दिल्ली में सरकार है और नरेंद्र मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री है। उसी तरह से जैसे कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया, अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए गठबंधन बनाया, उसी तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आरपीएम, आर मीन्स राष्ट्रीय, पी मीन्स परिवर्तन, एम मीन्स मोर्चा, आरपीएम बना, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तो आरपीएम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं, एक गठबंधन का नाम है। इस गठबंधन में 13 पार्टी के लोग शामिल है। 13 पार्टी में एक पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है और अजय राजपूत जी ये बहुजन मुक्ति पार्टी के अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के आप कैंडिडेट है। तो इसी तरह से
ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, एक परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय बनाने की क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र तो है नहीं, उत्तर प्रदेश तो राज्य है, वो इसलिए बनाया गया राष्ट्रीय क्योंकि अब भविष्य में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा 500 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, देश भर में 500 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जैसा फेंकता है वैसे वामन मिश्रा भी शायद फेंक रहा है। ये बात नहीं है। मैं 19 साल की उम्र का था, तब से इस देश में हमारे लोगों की संगठित शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहा हूं, और आज 45 साल हो गए। मेरी उम्र 65 साल, 45 साल हो गए, तो 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन फैला हुआ है। एक 45 साल तक लगातार कार्य करने की वजह से इतना विशाल संगठन हमारा बना हुआ है। भारत में ऐसा कोई जिंदा आदमी नहीं मिलेगा जो 500 जिलों में घूमकर वहां बैठकर जमीन में मीटिंग लिया। कोई जिंदा आदमी मेरे अलावा 714 जिले हैं भारत में। भारत में 714 जिले हैं। मैं 500 जिलों में जाकर बैठकर वहां मीटिंग लेकर आया हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई आदमी जो गया हो और बैठकर उस जिले में मीटिंग लिया हो, नहीं तो हेलीकॉप्टर से तो ऊपर ही ऊपर मीटिंग लिया, हेलीकॉप्टर में बैठा गया, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं। मैं जो बता रहा हूं तो वहां गया, बैठा, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के साथ बैठकर मीटिंग किया और फिर ये इतना विशाल संगठन बनाया। इसके आधार पर कह रहा हूं कि 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए 500 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाया, ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए बनाया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया? इसके लिए 2-3 बड़ी बातें आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आपको जगाना नहीं चाहता। क्या बोलेगा? स्कूटी देंगे, अनाज देंगे, पैसा देंगे, ऐसी बातें करते हैं। साइकिल देंगे, ऐसी बातें करते हैं। जगाने पर साइकिल देंगे ऐसा कहा, आपने सुना। जागरण क्या हुआ? जागरण तो कुछ भी नहीं हुआ। जागरण वाली कोई बात करते नहीं है।
जिससे आपका दिमाग जाग जाए। उनको लगता है डर, अरे तो जाग गया तो फिर मेरी क्यों सुनेगा। नेता ये सोचता है तो जाग गया तो मेरी अगली बार सुनेगा कैसे, तो सुनेगा नहीं, जगाने की कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं आपको जगाने के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं कि इस देश में आजादी की लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ, गांधी जी और नेहरू जी ने उसका नेतृत्व किया, तो उनका घोषणा थी, क्या घोषणा थी? फ्रीडम ऑफ द कंट्री, हम देश को आजाद करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री, हम देश को आजाद करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हम देश में रहने वाले लोगों को आजाद करना चाहते हैं। देखो समझो, है ना, कुछ बात समझ में आई, पारी भरी कुछ बात समझ में आई, जागरण हुआ। ये जरा फर्क वाला मामला है। देश की आजादी और देश में रहने वाले लोगों की आजादी में फर्क। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल उठाया, देश में रहने वाले लोगों की आजादी का क्या? देश तो हो गया, देश आजाद हो गया 15 अगस्त। देश में रहने वाले लोगों की आजादी का क्या? सवाल उठाया और अंग्रेजों को कहा कि तुम लोग भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान बनाकर लिखवा कर जाओ। गांधी नेहरू के हाथों में संविधान लिखने के पहले देश छोड़कर मत जाना, नहीं तो मनुस्मृति लागू कर देंगे। और मनुस्मृति अगर लागू हो गई तो मनुस्मृति SC ST OBC को इंसान नहीं मानती है, वो लागू कर देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने झगड़ा है, आपको संविधान लागू करके जाना होगा। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर गए और फिर उनको संविधान लिखने वाले कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 395 कलम का संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसमें हमारे लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। उसमें एक अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार होगा। तो वामन मेचना खड़े होकर बोल। तो मनुस्मृति में हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं, तो संविधान में लिखा आर्टिकल 19 में कि बोलने का अधिकार होगा, सारे देश भर में घूमने का अधिकार होगा। वकील साहब यहाँ पर है राजू जी, आर्टिकल 19 बराबर कह रहा हूं ना कि मैं वकील नहीं हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी कम नहीं जानता, थोड़ा सा ज्यादा ही जानता। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं लड़ाई लड़कर, EVM की लड़ाई लड़कर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को मैंने अपनी बात मनवाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरी बात मानी और पेपर ट्रेल मशीन सारे देश के EVM को मैंने लगवाई। तो मैं भी
वकील नहीं हूँ सर्टिफिकेट से, मगर जानता मगर सर्टिफिकेट ना होने से मैं वकील साहब की मदद लेगा। ये सर्टिफिकेट वाले वकील। आर्टिकल 19 कि आप सारे देश भर में कहीं पर भी घूम सकते हैं। आप यहाँ यूपी के रहने वाले हैं, व्यापार धंधा करने के लिए केरला जाना चाहते हैं। आपकी जाति कोई भी हो, आप कोई भी धंधा व्यापार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चमार जूते का ही धंधा करे। तो स्टील बनाने का धंधा क्यों नहीं करे? कर सकता। उदाहरण के लिए कहा, किसान का बेटा उद्योगपति क्यों नहीं बन सकता? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बन सकता। लिख दिया आर्टिकल 19। तो 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ। देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। वो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखकर अधिकार दिया, तो ध्यान रखना, ये बात आपको समझा। वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू करने के बाद 52 को 52 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए पहले लोकसभा में। संख्या कितनी ब्राह्मणों की? 3.5%। और सांसद कितने टिकट दिया नेहरू ने? 60%। चुनवा कर कितने लाया? 47%। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5%। पूना फैक्ट के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को लेकर 69.5% सीटों पर नेहरू ने, कांग्रेस ने कब्जा किया और पहले संसद पर कब्जा किया। और ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए। उस कानून के बनाने से आज जिनकी संख्या 3.5% है, अगर ग्राम पंचायत में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो 3.5% ब्राह्मणों का एक भी पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। 3.5 वोटों से एक पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच कहां से बनेगा? जिनका गांव का सरपंच नहीं बना सकते, उन्होंने कानून ऐसे बनाए, घोटाले ऐसे किए कि देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। ये नरेंद्र मोदी, ये पिछड़े वर्ग का, पिछड़े वर्ग की संख्या 52%। भाजपा ने, जो आरएसएस है, उसने बनाया, यानी 3%, 3.5% ब्राह्मणों ने भाजपा बनाई और उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी के आदमी को बनाया। और सब मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में लिखवाया कि मैं 52% ओबीसी की गिनती करने के लिए राजी नहीं हूं। कुत्तों की, बिल्ली की, गधे की, घोड़े की,
सुअरों की गिनती करने के लिए तो मैं राजी हूं, मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए राजी नहीं हूं। अरे अजीब किस्म की बात है भाई। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है। ये तो स्वाभाविक नहीं है। कैसे नहीं है? एक गधे से गधे आदमी को ढूंढो। वैसा आदमी होता नहीं है। उदाहरण के लिए बता, गधे से गधा, गधा तो होता है मगर गधे से गधा नहीं होता है। पर समझाने के लिए बता रहा हूं कि गधे से भी एक गधा आदमी ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और उसको कहो, गधा महाराज जी एक कुल्हाड़ी से आप बाया पैर काटो, अपना बाया पैर अपने हाथ से काटो। तो गधा महाराज क्या बोलता है? मैं गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपने पैर को काट दूं। गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपने पैर को काटूं। तो क्या नरेंद्र मोदी गधे से भी गधा है? जो ओबीसी का होकर ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है। बात तो सही नहीं लगती है क्योंकि वो गधे से गधा तो नहीं है। फिर कैसे हुआ? आरएसएस ने ऐसा करने के लिए कहा तो नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया। इसका मतलब है कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है आरएसएस। नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है। मैं देहाती आदमी हूं, आप भी देहाती हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा नॉमिनेटेड क्या अर्थ है। उदाहरण दे के समझाता हूं। गांव में शादी होती है तो शादीशुदा आदमी परिचय करवाता है। एक लेडी कौन है? मेरी शादीशुदा बीवी। एक कौन है? शादीशुदा बीवी। और ये लेडी कौन है? ऐसी रखी हुई। एक कौन है? ऐसी रखी हुई। तो नरेंद्र मोदी कौन है? ऐसा ही ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री, ऐसा ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। सुनने को अच्छा नहीं लगता, सुनने को अच्छा नहीं लगता मगर है। सब करे है, रियलिटी है। क्यों? आरएसएस के कहने पर 52% लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहा है तो है। सबूत के तौर पर बोल रहा हूं, नहीं तो मेरे खिलाफ केस नहीं हो गया होता। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, बहुत पावरफुल है। सबसे ज्यादा पावर नरेंद्र मोदी के पास में है। अगर पुलिस चौकी वालों को एक टेलीफोन कर दो तो वामन मेश्राम पर एफआईआर हो सकता है। इतना भी नहीं कर सकता प्रधानमंत्री। वामन मेश्राम को नट्टू ठहरे नहीं है, समझे। गुजरात में जाकर वहां जेल में जाकर आया कि तुम यहाँ कार्यक्रम करने के लिए मना कर रहे हो, इसके विरोध में संविधान ने मुझे अधिकार दिया, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया। संविधान ने मुझे अधिकार दिया, तुम्हारे बाप का दिया हुआ नहीं है। तुम संविधान का विरोध कर रहे हो, इसलिए मैं गुजरात में जाके जेल में जाके दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पुटअप हुआ तो मेरे वकील ने पुलिस कमिश्नर को पूछा कि वामन मेश्राम ने कितने बजे आपके पुलिस चौकी में अरेस्ट करने के लिए आया? 4:15 शाम।
तब से लेकर रात के 2:30 बजे तक कहाँ था हमारे प्रदेश में? तो इस पीरियड में वामन मेश्राम ने क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं। फिर 2:30 बजे रात में एफआईआर कैसे दाखिल किया? कोई कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं है। जज ने कहा बेलग्रेंट, मतलब झूठा मुकदमा है, जो बेलग्रेंट आ गया बाहर, पुलिस कमिश्नर पर हाई कोर्ट में 2 केस आए। अब 2 साल हो गया, पुलिस कमिश्नर किसी सवाल का सरल जवाब नहीं दे पाया। तो हमने अभी जाके आया पिछले साल और कहा कि वो पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड होगा तो भी मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, पेंशन भी उसकी खत्म करवाऊंगा। और मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा था एक पुलिस वाला को कहा ये रिकॉर्ड कर कि उसकी पेंशन भी मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर खत्म करवाऊंगा। ये रिकॉर्ड कर ले, तू पुलिस वाला है, तेरे कमिश्नर को बोल दे वामन मेश्राम ने ऐसे कहा। रिकॉर्ड कर, मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए आया ना, ये कर। बोल। फिर मैं अगली बार गुजरात में आता हूँ, देखता हूँ गुजरात क्या नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर है। आर्टिकल 19 में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जा सकता है, कोई भी सभा सम्मेलन कर सकता है। अरे ये मेरे बाप का लिखा हुआ संविधान है, तेरे बाप का लिखा हुआ नहीं है। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया। 15 अगस्त 47 को तो देश आजाद हुआ था, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए थे। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उस अधिकार की वजह से हम लोग आजाद हुए। उस संविधान को जब जवाहरलाल नेहरू ने 69.5% सीटों पर कब्जा किया, तो ऐसे ऐसे कानून बनाए, 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की हो गई। 5-5 नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टी। ध्यान रखो, कोई बताने वाला नहीं है मेरे अलावा ये बात। ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कानून कहता है कि जिस पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट पड़ेंगे, वो पार्टी नेशनल लेवल की मानी जाएगी। अरे तो ब्राह्मणों की तो संख्या 3.5% है। कानून कहता है 6% वोट 4 राज्यों में पड़ेंगे तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। ब्राह्मणों की संख्या 3.5 है। एक राज्य में एक पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। 5-5 नेशनल लेवल की पार्टी बगैर घोटाले से कैसे हुआ? 5-5, अरे एक नहीं हो सकती, 5-5 कैसे हुआ? जैसे नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मण बनाया। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरूप डांगे, बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरूप डांगे के बाद नंबूदरी ब्राह्मण केरला का, उसने बना। तीसरी चौथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाने के पहले जनसंघ आरएसएस ने बनाया। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनता पार्टी जब बनाई, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। हो गई 4 पार्टी। 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाली ब्राह्मण। 5 अरे एक नहीं हो सकती, 5-5
नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों ने बनाई, घोटाला किए बगैर कैसे संभव है? एक घोटाला करने के लिए ईवीएम लाया। ईवीएम क्या करती है? आपके वोटों की चोरी करती है। चुनाव आयोग ने 13 लाख ईवीएम मशीन लाए। एक ईवीएम को एक चोर माना जाए तो चुनाव आयोग ने हमारे 140 करोड़ लोगों के वोटों की चोरी करने के लिए 13 लाख ईवीएम नाम के चोर मैदान में उतरा। इसलिए कहता हूं, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। इसी की औकात है ऐसा कहने के भारत में मेरे अलावा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो जाती है तो मेरे कार्यक्रम में भदोई में चुनाव आयोग ने रिकॉर्डिंग करने के लिए 2 आदमी भेजे। मैं बोल रहा था तो मैं कार्यकर्ता दौड़ते हुए स्टेज पर आया। चुनाव आयोग के लोग आपका भाषण रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं। मैंने कहा तूने मुझे बाद में खबर दी, मैं देख रहा हूँ, देखो सामने क्या मेरे सामने बैठे। अगर वो चोर है तो मैं इंस्पेक्टर ध्यान रखना है। देख उसको बैठा, देख अभी मोबाइल में, देख अभी रिकॉर्डिंग वाला निकालेगा, थैली से निकाला रिकॉर्डिंग वाला, देख अभी रिकॉर्डिंग करेगा। और मैं जिस विषय पर भाषण कर रहा था वो विषय छोड़ दिया और चुनाव आयोग के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया और रिकॉर्ड कर रहा था। उसने सोचा सारा चुनाव आयोग ने वामन मेश्राम को पकड़ने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए पैसा देकर मुझे भिजवाया, एडवांस देकर। अगर मैं चुनाव आयोग के ही विरोध में बोल रहा हूँ और वो रिकॉर्ड करके चुनाव आयोग को दिखाऊंगा तो चुनाव आयोग बोलेगा नालायक, मेरे ही खिलाफ गाली का रिकॉर्डिंग करके लेके आयोग को पैसा देंगे। 2-4 मिनट के बाद उसने गमछा निकाला, वो जो रिकॉर्ड करने वाला सामान था उसके ऊपर डाला, लपेटा, थैली में डाला, इधर उधर करके रफू चक्कर हो गया। और फिर दोबारा कभी मेरे मीटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग ने आदमी नहीं भेजा। याद नहीं तो हर मीटिंग में चुनाव आयोग के लोग भाषण करने के लिए रिकॉर्डिंग वाले लोग भेजते हैं। चुनाव आयोग के विरोध में मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। मेरे विरोध में चुनाव आयोग केस दाखिल कब करेगा? मैंने ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस चल रही है। अभी कोविड की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद पड़ा हुआ है, मेरी हियरिंग नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उसकी चोरी सबूतों के साथ पकड़ी है, मेरी चोरी को क्या पकड़े? तो इस देश का जो शासक वर्ग है वो 3.5% वाला 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां नहीं बना सकता, मगर वोटों की चोरी करवा के, घोटाला करवा के बनवा रहा है। ये मैं ऐलान कह रहा हूं, सारे देश भर में कह रहा हूं और सारे देश भर में घूम रहा।
कोई एफआईआर नहीं, कोई सारा आरोप नहीं मेरे खिलाफ। साथियों, मैं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संबंध में मोर्चा क्यों बनाया, ये बताने के लिए बताया। तो इन लोगों ने क्या किया, संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, लागू हुआ। उन्होंने सोचा, अरे अगर संविधान अमल में आया तो देश में रिवॉल्यूशन हो जाएगा, आम आदमी ताकतवर हो जाएगा, आम आदमी शक्तिशाली हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हो जाएगी, लोकतांत्रिक क्रांति हो जाएगी। संविधान पर अमल करने से रोक लगा। अगर संविधान पर अमल किया गया होता तो 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, इस देश में जो लोकतंत्र है, सारे दुनिया में जो लोकतंत्र है, वो 4 पहिए पर खड़ा है। पहला पहिया है विधायिका, जहाँ कानून बनाया जाता है। दूसरा पहिया है कार्यपालिका, जहाँ कानून पर अमल किया जाता है। तीसरा पहिया है न्यायपालिका, जो विवाद पर फैसले देता है। चौथा पहिया है मीडिया, जो जनता को जगाने का काम करता है। ये 4 पहिए है लोकतंत्र के सारे दुनिया में। भारत का जो लोकतंत्र है, विधायिका पर 450 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का है। कितनी सीटें हैं टोटल? 543। कितनी सीटें? 543। 450 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। इसका मतलब है 5। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र के पहले पन्ने पर एक ब्राह्मण ने कब्जा किया। लोकतंत्र के पहले पन्ने पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। अब रिकॉर्डिंग आ गया, अब ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। अभी पहले हुआ है, अब ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। पहले इधर हो रहा था, अब ये हमारा दुनिया में जाने वाला रिकॉर्ड। ये न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन में भी सुना जाता है हमारा। और रिकॉर्ड पर बोलता हूँ। पहले विधायिका 450 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। कार्यपालिका 80% IAS, IPS, IRS अधिकारी ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोग। कार्यपालिका पर कब्जा किया। न्यायपालिका 97% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कब्जा कर दिया। मीडिया 4 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उन्होंने कब्जा किया। प्रिंट मीडिया, अखबार और किताबें छापने वाले संस्था पर कब्जा किया। तीसरा है ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एलियदर महाराज, बचा कुचा महाराज, कितना लोगों का नाम है। एक ही झटके में खत्म कर दिया। बचा कुचा महाराज, एक ही लाइन। तो इस तरह से तीसरे मीडिया पर कब्जा कर। चौथा मीडिया वोकल मीडिया। हमारे लोगों को शुद्ध हिंदी बोलना नहीं, वो देसी हिंदी बोलते हैं। आपके इलाके की भी एक अलग हिंदी है। जब मैं आ रहा था तो आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे हिंदी
आपकी सुनने में आ रही थी तो वो बोली 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 होती है और एक लिखने वाली भाषा। तो जो बोली हमारे लोग बोलते हैं उसमें भाषण जो है होता नहीं है। मेरी मातृभाषा मराठी है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जो बोलने वाली हिंदी नहीं है, जो लिखने वाली हिंदी है उसमें बोल रहा हूं। तो इस भाषा पर उनका कब्जा है और इसलिए वोकल मीडिया पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है और कहते हैं कि हम लोगों को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा भी वो कहते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र के 4 पहिए है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। चारों लोकतंत्र के पहिए पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और चारों पहिए पर जब ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने के बजाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाएगी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगी। मगर ब्राह्मणों ने चारों पहियों पर कब्जा कर लिया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था बना। इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उस पर अमल करने के बजाय उसके विरोध में अमल किया। इसलिए परिवर्तन मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ी। आपको समझाने के लिए दिमाग पर बहुत जोर लगाना पड़ता है तो गर्मी पैदा होगी, सारी ठंडी। तो इसलिए एक टोपी उतार कर रखना पड़ा कि आप लोगों को मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे भाई लोगों को मैं जानता हूँ भाषण करने से बात समझ में नहीं आएगी, ये बातें समझानी पड़ेगी। तो मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके 2%, 5% लोगों के भी अगर समझ में आ गई तो बस मेरा काम खत्म हो गया है। वो 5% लोग फिर भविष्य में मेरा काम करेंगे। ये है सरलता, इसलिए समझा। इसलिए बना। अब आपको 2-3 उदाहरण देकर समाप्त करना, आपकी ज्यादा समय नहीं लेता। वैसे 5 बज गया है, मगर आज चुनाव आयोग ने घोषित किया कि 10 बजे तक चला सकते हो, तो मैं मौका ले लेता। नहीं तो 5 बजे तक का मौका था तो थोड़ा सा समय लेता हूँ, 2-4 मिनट का है। 6 बजे तक है। अच्छा ठीक। मगर हमारे भाई लोगों की सहनशीलता का अंत देखना भी तो ठीक नहीं है ना। तो हमारे भाई लोगों को मैं कुछ बातें समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो, नरेंद्र मोदी देरी भाषण करता है, विकास 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 इतनी बार इतनी बार विकास भाषण में विकास ही विकास करता है। गांव में गए, देहात में गए और एक बुजुर्ग चाचा को पूछा, चाचा विकास को जानते हो? तो चाचा हाँ जानते। क्यों नहीं जानते? चाचा ने कहा जानते। ये बताओ तो हमारे गांव में, चाचा ने कहा हमारे गांव में नारायण के बेटे का नाम विकास है, हम जानते हैं। आप क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्या? हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। मैंने कहा चाचा
नारायण के बेटे की बात नहीं करता। मैं ये नरेंद्र मोदी डेली विकास 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 कहता है, उसकी बात मैं कर रहा, उसकी बात कर रहा। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में ऐसा गाँव, वे किधर को जा रही, किधर से आ रही है? उधर के गाँव में हमारे लोग ऐसा बोलते, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा चाचा, नरेंद्र मोदी जो विकास करता है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। कहा कि बेटा, हमने तो जवानी से अब बुढ़ापा आ गया, हमने विकास कभी देखा नहीं, आंखों से कभी हमने देखा नहीं है। गांव में रोड नहीं है, रोडवेज नहीं है, कुछ नहीं देखा, कोई विकास नहीं है। हमारे गांव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कोई हमने देखा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी कहता है, उत्तर प्रदेश में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या बनाए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब आप लोग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है जानते हो? रोडवेज पकड़ने के लिए बस अड्डे जाना पड़ता है, रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, और प्लेन पकड़ने के लिए, विमान पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने कहा 13 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमने बनाया। यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो प्लेन में, विमान में बैठा गया, हाथ खड़ा कर तो बैठा है? कोई नहीं। कोई नहीं। ये मैं पहले जानता हूँ, मैं भी तो देहात का रहने वाला हूँ कि कोई नहीं बैठा नहीं। एक बात है, बैठने के बारे में सोचने वाला कोई है? सोचने वाला भी कोई नहीं है। जो एक है, दो है, एक है, तो बैठने का सोचते, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे बात की बात है। तो हमारे लोग बैठ तो नहीं पाते, बैठने का सोच भी नहीं पाते, मगर जब एरोप्लेन उड़ता है और गांव के ऊपर से आता है तो आवाज होती है, जोर से आवाज होती है, तो हमारे आदमी चूल्हे के पास रहता है, दौड़ कर आंगन में आता है, दौड़ कर आंगन में आता है और देखता है एरोप्लेन चल रहा है। देखता है, क्योंकि हम देहात के हैं तो हम ऐसा देखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हिस्से में उड़ता हुआ प्लेन देखने में ही आता है, बाकी बैठने में आता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का ये जो विकास है, 13 एयरपोर्ट बनाया यूपी में, क्या करने का मोदी जी? चाटने का क्या? अचार की तरह तुम्हारा 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाटने का? खाने के दौरान हम अचार चाटते, टेस्ट लाने के चाटने का क्या तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्या करेंगे? बैठने को ही नहीं मिल रहा। ये है दूसरा। नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश एक लेन रोड था, 2 लेन बना, 2 लेन रोड था, 4 लेन रोड बना, 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया। बात सही बनाया है, क्योंकि दिल्ली से, नोएडा से आगरा से लखनऊ, बात तो सही, जो सही है मानना पड़ेगा। सही है कि बनाया, मगर लिखा है, वहां लिखा है 8 लेन रोड लिखा है, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते।
इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, साइकिल को बिल्कुल भी नहीं चला सकते, और 2 पैर वाला आदमी आम आदमी को बिल्कुल भी अपने कानों पर भी नहीं चल सकता। क्या करें, कहते हैं तुम्हारे अगले को क्या ये तुम्हारा विकास, ये है विकास। अरे हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। इज्जत से का मतलब समझते हैं? नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहा है। मुफ्त का खाकर तो हराम का खून बन जाएगा, तो बड़ा साला खतरनाक मामला है। मुफ्त का खाएंगे, हराम का खून बन जाएगा। तो हमें हजारों सालों से हमारे मेहनत कश लोगों ने मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। तुम्हारा मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम रोजी कमा कर खाएंगे, इसको कहते हैं इज्जत। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत। मेहनत करके खाएंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे। बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं। 6.5 लाख गाँव, आजादी को 75 साल हो गए और 2.5 लाख गाँव में स्कूल नहीं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। 2.5 लाख गाँव में 6.5 लाख गाँव में से 2.5 लाख गाँव में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। हमारे गरीब लोग सरकार को ये मांग नहीं कर रहे कि अम्बेडकर की तरह हमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए भेजा जाए, हमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा जाए, अमेरिका भेजा जाए। नहीं, हमारे गरीब लोग ये नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अरे हमारे गांव में स्कूल बाबू साहब, हमारे गांव में स्कूल होना चाहिए और हमारा बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, गांव में स्कूल होना चाहिए। इतनी मांग 75 साल के आजादी में इन प्रधानमंत्रियों ने अरे स्कूल नहीं खोला। 2.5 लाख का नरेंद्र मोदी कहता विकास 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 विकास। अरे काहे का विकास? स्कूल नहीं खोला। गांव के बच्चों को 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर डेली पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता है। तो मोदी, योगी ने, अखिलेश ने, मायावती ने निर्णय फैसला किया। क्या फैसला किया? कि बच्चों को रोडवेज में फ्री में बैठने को मिले, कोई टिकट नहीं, फ्री में बैठने को मिले। तो हमने सोशल मीडिया की टीम को गांव में भेजा, जाओ तो जो बच्चे पैदल चलते हैं स्कूल में जाते हैं उनको पूछो कि ये निर्णय हुआ है, मोदी, योगी ने, अखिलेश ने और मायावती ने निर्णय लिया, इस पर तुम्हारा बच्चों क्या कहना? का निर्णय तो बहुत बढ़िया। बच्चों ने क्या कहा? निर्णय तो बहुत बढ़िया निर्णय है, मगर तो पत्रकार होते, पत्रकार तो मगर में ही मगर बोलो, आगे बोलो, मगर तो खबर है
मगर में ही तो खबर है कि बोलो मगर क्या कहा हमारे गांव में रोड नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? हमारे गांव में रोड ही नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही हमारे गांव में नहीं आएगा तो हम बैठेंगे कौन से गाड़ी में? फ्री में न रोड है न रोडवेज है, फ्री में बैठने का निर्णय किया। केवल अखबार में सुर्खियां बटोरने के लिए ये निर्णय करते हैं। धरातल पर कुछ नहीं होता है, अरे कुछ तो थोड़ा बहुत होता है। आपके इलाके की भाषा में कहता हूँ कछु नहीं होता, कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं होता है। ये केवल प्रोपेगेंडा का खेल है, प्रचार का खेल है और कुछ नहीं। स्वास्थ्य का देखो, कोई हॉस्पिटल की मांग है गांव के लोगों की मांग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र होना चाहिए। जब कोई माँ अपना बच्चा पैदा करे तो बच्चा पैदा करने के दौरान बहुत सारी महिलाओं का मृत्यु हो जाता है, मगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में नहीं होता है। जहाँ पर है वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, डॉक्टर तो दूर जब महीनों डॉक्टर और कंपाउंडर नहीं आता है तो गांव के कुत्ते वहां जाकर घर बना लेते हैं, कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं रहता है, शायद हमारे लिए ही बनवाया हुआ है, तो कुत्ते उसको अपना घर बना लेते हैं। और इस तरह से प्राइमरी काल्पनिक में कह रहा हूँ मान्यवर, आपको से देखी हुई बात है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर किया रोजगार, गांव और शहरों में रोजगार नाम का कोई रोजगार है ही नहीं। गांव में 14.7% बेरोजगारी, शहरों में 8.7% बेरोजगारी। 50 साल पहले इतना हुआ करता था, आज इतना हुआ। तो इतनी भयंकर परिस्थिति। मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क गया, पेरिस गया, लंदन गया, वहां पर एक व्यवस्था, जिलाधिकारी कार्यालय में कोई बेरोजगार आदमी जाकर लिख देता है कि मैं बेरोजगार हूँ, तो लोग पूछते हैं कि अकाउंट नंबर है, लिख। वो घर पहुँचने के पहले अकाउंट में बेरोजगार खाता पहुँच जाता है और उससे लिखवा दिया जाता है कि 6 महीने में रोजगार ढूंढ लेगा, नहीं तो सरकार जबरदस्ती से तुमको रोजगार दे। और रोजगार मिलने के बाद जितना बेरोजगार भत्ता मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। 6 महीने में बेरोजगार भत्ता। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार का एक हफ्ते पहले बजट डिक्लेयर हुआ 38 लाख करोड़। हमारे लोगों को जब मैं कहता हूँ ना 38 लाख करोड़, हमारे लोग क्या सुनते हैं? लाख हो, लाख रुपया हो, क्योंकि हमारी लाख रुपये की ही होती। लाख के ऊपर का आंकड़ा समझ में नहीं आता है। मैं लाख नहीं कह रहा हूं, 38 लाख करोड़। मैंने प्रोफेसर मैथ का, गणित का प्रोफेसर को पूछा, गुरु जी 38 लाख करोड़ में कितना शून्य लगेगा, कागज लिख के बताओ तो प्रोफेसर ने हाथ में कलम पकड़ने के बजाय
माथा पकड़ा पता नहीं साला कितना शोले लगा, इतना पैसा एक साल में भारत सरकार के पास आता है। और ये तो भारत सरकार का बजट है, राज्य सरकार का अलग, कारपोरेशन का अलग, बॉम्बे कारपोरेशन का अकेले 40,000 करोड़ का बजट है। फिर जिला पंचायत का अलग, तालुका पंचायत का अलग, ग्राम पंचायत का अलग, नगर पालिका का अलग, हर एक का अलग अलग बजट होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे मौका मिल जाए, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में लोग जी रहे हैं, तो मैं एक गरीब के विकास की योजना बनाऊंगा। एक उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का जीवन यापन करने वाले 5 लोगों के परिवार के अकाउंट होगा, वो अकाउंट महिला के नाम पर होगा। सुनो, वो अकाउंट, इधर महिलाएं हैं, वो अकाउंट महिला के नाम पर होगा। महिला के नाम पर क्यों होगा? आदमी के नाम पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आदमी के नाम पर 11,000 अगर आ गया, पौवा नहीं सोवा कर देगा, इसलिए आदमी के नाम पर अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट नंबर महिला के नाम पर होगा। कानून बनाया जाएगा कि इस योजना में परिवार का मुखिया आदमी नहीं होगा, महिला होगी। बैंक से पैसा निकालने का भी अधिकार उसी के पास होगा। और हर महीने जब 11,000 मिलेगा तो पहले महीने में गरीबी उसका बच्चा दूसरे दिन से स्कूल में जाना शुरू होगा, कपड़ा लत्ता गरीब आदमी को मिलेगा। और ये योजना बनाते वक्त केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा, राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा, नगर पालिका का हिस्सा रहेगा, महानगर पालिका का हिस्सा रहेगा, जिला पंचायत का, तालुका पंचायत का, ग्राम पंचायत का, हर एक का हिस्सा थोड़ा थोड़ा अगर जमा कर लो तो महीने का 11,000 मिलेगा। गरीबों की गरीबी एक ही झटके में खत्म। और 5-10 साल अगर उसको ये व्यवस्था कर लो तो उसका बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा और वो नौकरी करके टैक्स देना शुरू करेगा। उसकी गरीबी खत्म, 11,000 देना बंद। फिर दूसरे आदमी को दिया, और दूसरे आदमी को देने के लिए दूसरा आदमी गरीब रहेगा, इसका देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। किया जा सकता है। देश में 2 साल पहले उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई। नरेंद्र मोदी, अरे तेरा खेल, उद्योगपतियों की 23 करोड़ प्रॉपर्टी थी, वो 53 करोड़ हो गई। तू विकास की बातें कर रहा है, मोदी जो है उद्योगपतियों की भर रहा है। ये आंकड़े घोषित हो गए हैं, सारे दुनिया वालों को पता चल रहा है कि तू क्या खेल खेल रहा है। ये है बात। अभी आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन की तरफ से ये चुनाव लड़ा जा रहा है और इस चुनाव में एक योजना, आश्वासन, घोषणा पत्र में एक बात कही गई। ये देखो पिक्चर फोटोग्राफ के साथ कि 2.5 साल के लिए एक परमेंद्र प्रताप शेड्यूल कास्ट आगरा का व्यक्ति है, वो मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये 2.5 साल
दूसरा 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री कौन रहेगा? राम सुरेश वर्मा। ये कौन है? ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम सुरेश वर्मा। और ये किसान के कानून वापस लेने की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा है। वहां दिल्ली में टेंट गाड़ कर रहा। ये देखो कलर वाला इधर प्रचार किया ना, ये आप देखिए कलर वाला भाई राम सुरेश वर्मा। ये राम सुरेश वर्मा ने और दूसरे किसानों ने मिलकर एक किसानों के कानून पीछे लेने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूर किया। वो किसान नेता राम सुरेश वर्मा को वहां के पंजाब के सरदारों ने कहा, अरे हम तो जन्म के सरदार है, मगर आप तो लड़ाकू सरदार है। उनको खिताब दिया सरदार राम सुरेश वर्मा। आप देखो दो सरदार, एक गांधी जी का सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा अम्बेडकर का सरदार राम सुरेश वर्मा। दूसरा सरदार आ गया। किसानों के विरोध के कानून पीछे लेने के लिए लड़ने वाला किसान नेता, जाति का कुर्मी, ओबीसी प्रवर्ग का किसान, केवल किसान नहीं, मूछ वाला किसान, यानी ओरिजिनल किसान, खेती करने वाला किसान, ठीक है। और लड़ाकू नेता 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट हो गया। किसी पार्टी ने किसान को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया। बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन देखो हो गया। तो 5 उप मुख्यमंत्री। पहला उप मुख्यमंत्री मेहरबान अली, मुसलमानों की संख्या 19% है, तो उनको डिप्टी सीएम का पद दिया, ठीक है। हर एक को हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। मेहरबान। दूसरा उप मुख्यमंत्री ये है डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला, फूलन देवी का भांजा। मुझे मिलने के लिए लखनऊ आए थे तो बड़ा हथियार लेकर लखनऊ में हथियार रखना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा है, समाज के लिए भी हथियार रखना चाहिए। तो रघुनंदन निषाद उर्फ मल्ला डिप्टी सीएम का कैंडिडेट, डॉक्टर, अनपढ़ नहीं डॉक्टर। तो आप बोले झोला छाप डॉक्टर है क्या? झोला छाप नहीं, डॉक्टर है, एमबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। दूसरा। तीसरा डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, एमबीबीएस डॉक्टर, आजमगढ़, ये भी एमबीसी का, ठीक है। दो एमबीसी का उप मुख्यमंत्री। 3 हो गया। चौथा राम अजोर सरोज, ये मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी जाति शेड्यूल कास्ट की है, उसको भी हिस्सेदारी भागीदारी की। 5वां दिनेश लोधी, ये आपका बुंदेलखंड है क्या? नजदीक में नहीं, बुंदेलखंड नजदीक में होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर के है। बुंदेलखंड के लोगों को भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब जब महाराष्ट्र में थे तो हमें पता नहीं था, जब हम यहाँ आए तो पता चला कि गंगा
उसी उत्तर प्रदेश से बहती है जिस उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहाँ की महिलाओं को 2-3 किलोमीटर पीने के पानी के लिए चक्कर काटना। तो हमें बड़ी हैरानी हुई, अरे आजादी के 75 साल बाद गंगा नदी जिस यूपी में बहती है, उस यूपी के बुंदेलखंड में महिलाओं को 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पानी के लिए। और इस देश के मंत्रियों ने एक नहर कानपुर से निकाली होती, 2-4 हजार करोड़ रुपए खर्चा आता, ज्यादा नहीं, तो सारे बुंदेलखंड के लोगों को पीने का पानी हो जाता, वाटर लेवल जमीन के ऊपर आ जाती, तो वहां कुएं में भी पानी 12 माह होता और सारा का सारा संकट खत्म हो जाता। ये 5 उप मुख्यमंत्री और ये अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको भागीदारी मिलेगी, नाम और फोटो के साथ छापा हुआ है। इसका मतलब है कि हम किसी एक जाति का विकास नहीं चाहते हैं, सारे समाज का विकास चाहते हैं। और इसलिए ये जो हमारे विधायक का चुनाव लड़ने वाले अजय राजपूत जी हैं, ये सारे लोगों का विकास के लिए लड़ रहे हैं, अनपढ़ नहीं, वकील है। तो आपकी लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ने लायक है। इसलिए आप लोग इनको वोट तो दे ही दो, अपने जितने नजदीकी रिश्तेदार है, परिचित है, वोट के दिन घर से निकलकर उनको वोट दिलवाने के लिए भी मोटिवेट करो, तो आपका लड़ाई मजबूत होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और सारे साथियों के सामने अपना जो है इन्होंने वक्तव्य दिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये केवल सत्ता परिवर्तन का